एक क्वेश्चन है लेकिन इस स्लाइड को लेकर के आपको कुछ एब्नॉर्मल नहीं लग रहा है इस स्लाइड में? पहले आप ध्यान से देखिए और फिर देखिए कि इसमें जैसे होता है ना कि दो फोटोग्राफ्स दिए होते हैं अखबार में और उसमें दोनों में सिमिलरिटी ढूंढनी होती है कुछ या एब्नॉर्मलिटी ढूंढनी होती है लाइक दैट। वैसा ही पजल है एक तरह का। तो सर सबका कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप है एंड दैट ब्लू यस वेरी गुड, यू गॉट दैट पॉइंट। डिजाइन का नहीं है ना? एक तो ये ऑब्जर्वेशन और इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन? This is one of the observation. This is definitely true observation. Color coding. Okay, it's second. Then another. ये तो आपने मुझे बताया नहीं, तो मुझे नहीं पता था. Thanks to you also. Yes. और कोई आपको एब्नॉर्मलिटी या कोई अजीब बात नहीं लग रही इसमें? सर जो डेटा है सर सारे रनिंग में है एंड डेटा इज सर द स्टार्टिंग I mean looking at this, the starting and the ending, it's like all so compact. The one arrow leading to I mean the one thing leading to this complex जैसा हो गया कुछ complex model जैसा हो गया mixed of. yes नहीं I think it's not so much prominent observation, it's a very good observation, but जो मैं इसमें होता क्या है ना कि हम जो सोच के बैठे होते हैं ना वो वही ढूंढ रहे होते हैं। हर यही तो रिसर्च है कि एक स्लाइड को हम हर यहाँ पर जो भी ऑडियंस में और हम सब लोग जो बैठे हैं हम सब लोग अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं और अलग तरीके से इंटरप्रेट भी कर रहे हैं इसको, एंड दैट्स ट्रू और ये होना भी चाहिए। यस सर ओनली प्रॉब्लम एंड डिजाइन कैरिंग बोथ साइड एरो, बाकी सभी में सिंगल साइड एरो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिर्फ ये जो दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें डबल साइडेड एरो आपने दिया। यस बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। एक और भी है, फिर एक और भी है। वो तो होगा ही, प्रॉब्लम तो कंफ्यूजन होगा, इट्स अ कंफ्यूजन तो प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि वो अभी इससे पहले मैंने एक स्लाइड बताई थी ना, जो कंफ्यूजन के बाद भी आपको फिर प्रॉब्लम को रीडिफाइन कर सकते हो। एक और भी है कि आप ये देखिए, हालांकि वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक डिस्टॉर्टेड ऑब्जर्वेशन है। डिजाइन का शेप देखिए, हार्ट जैसा है, मतलब डिस्टॉर्टेड हार्ट, थोड़ा मोड़ा सा, मतलब जैसे कि अगर एनालॉजिकली आप देखें ह्यूमन बॉडी के साथ, हालांकि थोड़ा मोड़ा सा हार्ट जैसा, और जैसे और प्लेस भी उसी तरह से जो हार्ट की जगह होती है ना हमारी बॉडी में, बिल्कुल वैसे प्लेस है काइंड। मैंने कोशिश की थी हार्ट बनाने की, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया था कि रिसर्च इज नॉट सो मच इजी, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल फिगर एज हार्ट, यू नो। सो इट्स अ डिस्टॉर्टेड हार्ट। होता है कि पीएचडी के बाद करते करते लोग डिस्टॉर्टेड हार्ट के साथ ही जीना सीख जाते हैं, राइट, और ब्रोकन हार्ट व्हाटएवर। So it's a heart-shaped design. That means it shows the most important organ of this whole slide or whole body of this structure is your design. और डिजाइन के साथ जैसे मैंने बताया, तो प्रॉब्लम और डिजाइन both are having double-sided arrows usually. So very importantly आप ये देखेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करेंगे, इस पर आप अपने नोट बनाएंगे खुद का, आप बहुत अच्छा रिसर्च पेपर, बहुत अच्छे डिजाइन का रिसर्च पेपर आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, जिसे हम स्टैटिस्टिकल वर्ल्ड में एक बेसिक नेचर ऑफ द रिसर्च के तौर पे डिफाइन करते हैं। यूजुअली दिस इज द रिसर्च। प्रॉब्लम होगी, आप उस प्रॉब्लम से ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, लेकिन जैसे आप ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन भी करेंगे। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जैसे चेंज होगा तो और डिफाइन होगा, इसलिए ये डबल साइडेड एरो है। देन आपके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, आप जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। से फॉर एग्जांपल बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसको ले नहीं पाते। फीमेल्स, स्पेशली फीमेल से पूछे जाने वाला डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, या सिक्योरिटी से इशू से को लेकर के किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बंदे की सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हो, या उसकी डिग्निटी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, आप नहीं पूछ सकते हो। तो देयर आर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी
वर्ल्ड वेदर फोरम जो है वो अंटार्कटिका पर एवरी सेकंड टेम्परेचर मेजर कर रहा है लगातार पिछले 20 ईयर्स से। सो इट्स अ बिग डेटा। इसके लिए हडूप और आर इस्तेमाल होते हैं। हडूप और आर का अगर आपने नाम सुना होगा, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। एसपीसीसी तो बस की बात ही नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ तो वहीं खत्म हो जाती है जहाँ एक्सेल शीट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, राइट? तो बहुत ही वेग सॉफ्टवेयर है, आई एम सॉरी टू से, बट वेरी यूजफुल, वेरी हैंडी, वेरी मतलब एक स्मॉल रिसर्च करने के रिसर्च मतलब उसके लिए स्कोप के लिए बहुत अच्छा है। सो यहाँ देखिए आप डेटा बिल्कुल सेंटर में है, नेबल पॉइंट इस पर बेस्ड है पूरा आपका। जो हार्ड डिजाइन है, आपकी डिजाइन जो है हार्ड शेप्ड है अप्रोक्सीमेटली, दैट मींस वो हमेशा उसको स्ट्रेंथ देती रहती है, यानी वही पंप करती है। अल्टीमेटली डिजाइन में ही आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि आपको कैसे भी रिसर्च कंडक्ट करना है पूरी तरह से। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरे हिसाब से। अगर मैं कहूँ कि पूरी मेरी प्रेजेंटेशन में को लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक स्लाइड आप अपने पास रखिए, देन इट्स सफिशिएंट। ऑलवेज अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैं डैम श्योर हूँ कि आपकी एक भी गलती कहीं पर भी सिस्टेमिक गलती नहीं होगी। यू विल बी सिस्टेमिक एरर फ्री ऑलवेज, राइट? तो मैं इसको हटा दूँ। ये नॉलेज बेस एक चीज थी यहाँ पर, नॉलेज बेस है ना, ये आपका रिव्यू लिटरेचर। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रिव्यू लिटरेचर रिसर्च डिजाइन का पार्ट होता है? आरएम का पार्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये अलग से होता है? आपका आरओएल जो है रिव्यू लिटरेचर, इज दिस ए पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी और द इंडिपेंडेंट थिंग्स? होता है, पार्ट होता है, श्योर। आप हमेशा उसी में लिखते हो या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही बना हुआ है कल्चर कि आरएम के चैप्टर में ही आरओएल लिखा जाता है ना? ऐसा कुछ है, बहुत सारी जगह पे है ऐसा, और बहुत सारी जगह पे बिल्कुल अलग से होता है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 आरओएल, चैप्टर नंबर 3 आरएम, 4 एनालिसिस लाइक दैट। और बहुत जगह ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद आरएम, आरएम का एक पहला पार्ट ही है हेलो सॉरी आरओएल। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? Sir, in my point of view, it's independent part. ये बिल्कुल आपने सही कहा, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। Sometimes it is a part of your research methodology, and sometimes it is a independent part. That's why in this slide it is mentioned as the knowledge base. यहाँ पर ROL का बहुत डिटेल कहीं कुछ लिखा नहीं है। That's why knowledge base को येलो मार्क करके छोड़ दिया। येलो मार्क भी इसकी जो कलर कोडिंग है उस तरह से भी की गई है कि येलो मार्क का मतलब है कि आपको अपने ROL को कॉन्टिन्यूसली करते रहना है जब तक कि आपकी थीसिस पूरी ना लिखी जा चुकी, तब तक भी आपको ROL करना है, so that you can suggest some limitations of your research, so that you can propose some new area of your research in the propositions or the suggestions and the conclusion, so that you can get a postdoctoral fellowship for that. अगर आप fellowship की बात कर रहे हैं, period, postdoctoral fellowship. Then these are some research design questions, very important again. How is the response to be measured? What characteristics of the response are to be analyzed? Like these are the simple, basic queries of your research. Basic queries. Okay. यहाँ पर एक second last में लिखा how large an effect. Effect size एक word लिखा है यहाँ पे. Effect size is the key word for the meta-analysis. Meta-analysis का key word है. Key word. मेटा एनालिसिस हमेशा इफेक्ट साइज को देख करके की जाती है। इफेक्ट साइज को देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट साइज, से फॉर एग्जांपल आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लेके कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल टी वैल्यू को लेके कर रहे हो, टी वैल्यू दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो और उसमें टी वैल्यू जनरेट हो रही है, उस टी वैल्यू को लेके आपने रिसर्च किया, फाइंडिंग्स फाइंड आउट किया हमने। मेटा एनालिसिस हमेशा इस तरह से होती है, रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस, यानी आप जहां पर जब रिसर्च खत्म हो जाती है हमारी, ये पेपर फिनिश हो जाता है, उसकी कुछ फाइंडिंग्स होती है, और फाइंडिंग्स को लेकर के ही मेटा एनालिसिस किया जाता है, यानी आफ्टर द फाइंडिंग्स। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिसर्च। मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे पास जो भी मैं जिन स्टूडेंट्स का को सुपरवाइजर हूँ पीएचडी में, या जिनके लिए मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ या सजेस्ट भी करता हूँ, उनको हमेशा ही कहता हूँ कि ट्राई टू राइट इट मेटा एनालिसिस।
आपका नॉलेज बेस बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत पावरफुल। आपको पूरे सब्जेक्ट की एकदम पकड़ हो जाएगी, ग्रिप आ जाएगा आपके पास, और आपको एक बहुत अच्छा पेपर मिलेगा जिसमें साइटेशन पॉसिबल है बहुत अच्छे लेवल पे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं अभी इस पॉइंट पे रखना नहीं चाह रहा था। ये स्प्रेडशीट है कि हम डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं एक्सेल पे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि थोड़ा स्टैटिस्टिकल टूल्स और रेगुलेशंस को भी थोड़ा सा फॉलो कर लें अपन, तो हम स्प्रेडशीट पर डेटा हमेशा इस तरह से ही रखते हैं, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टैटिस्टिकल रिसर्च सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब एक्सेल का बेसिक फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। वो भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रोज में हम रिस्पोंडेंट्स को रखते हैं और वर्टिकल रोज में हम वेरिएबल्स को रखते हैं, फैक्टर्स को रखते हैं। ये एक टेक्स्ट में होता है। यूजुअली इंपोर्ट ऑफ डेटा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एक्सेल शीट। सभी ऑलमोस्ट ऑल सॉफ्टवेयर्स, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स आर हैविंग द फैसिलिटी टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम and also facility to export the results or data to the Excel also. Right? So there is a very strong connectivity between the Excel and the. अभी तो Excel का एक डेटा एनालिसिस टूल भी DAT कर दिया। अगर आप रियल ओरिजिनल Excel खरीदते हैं, नो मतलब नॉट पायरेटेड, तो वहाँ पर आपको एक डेटा एनालिसिस टूल भी फ्री मिलता है, जिसको आप खरीदने के बाद जब आप अपनी की डाल दोगे उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज एज गुड एज दी SPSS। तो आपको SPSS जैसा महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूजुअली हमारे पास MS ऑफिस पायरेटेड होता है, इसलिए जैसे ही आप उसको अपडेट करते हो ना तो वो क्रैश ही कर देगा, क्योंकि वो फिर आपसे की मांगेगा। राइट? ये एक बड़ा मैंने आंसर भी दिया है क्वेश्चन के साथ। थोड़ा टाइम भी कंस्ट्रेंट है, ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है, हम कंस्ट्रेंट तो नहीं है ना, मतलब मैं और फ्रीली बोल सकता हूँ आधा घंटा, या आपका लंच हो जाएगा। एक प्रॉब्लम होती है आपके पास कि कैसे डिसाइड करोगे क्या करना है। पैराडॉक्स हमेशा आप जब भी काम करते हैं, सबका एक्सपीरियंस रहा होगा ये। तो आंसर इज ऑन द बॉटम दैट स्टैटिस्टिक्स may help answer the last question, all the questions. Empirical क्वालिटेटिव डेटा के साथ भी आपको आंसर कर सकती है। आप क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हैं तब भी आंसर कर सकती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शायद हम करेंगे, आज करेंगे, नहीं तो आज करेंगे अपन FGD वाला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट FGD वाला जो था। हाँ, यहाँ नहीं करेंगे, सेपरेटली करेंगे, मतलब वो यहाँ नहीं हो सकता, उसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा। बट एक मैंने डेवलप किया एक टूल जो क्वालिटेटिव डेटा को हैंडल करता है स्टैटिस्टिकली। इसमें जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं ना, मैं उनको तो बुलाना चाहूँगी। हाँ, अगर कोई स्कॉलर्स अगर हैं और वो कर रहे हैं तो आप स्कॉलर्स जो करते हैं। These are the common errors. I must think कि ये अभी this is not the right very good level where we should discuss these. Data manipulation और misleading information को आप हमेशा दो चीजें, डेटा मैनिपुलेशन मत करिए और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट मत करिए। मतलब अनऑथराइज्ड, जिसका कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, उसको मत कीजिए। बस ये दो चीज़ ध्यान रखिए। अब बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। इस पर एक बुक लिखी हुई है, कॉमन एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी को पढ़नी है तो मुझे एक बार आप मेरे मेल पे भेज देंगे तो मैं उनको PDF फॉर्म में सेंड कर दूँगा, पढ़ सकते। कॉमन एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स बुक है पूरी की पूरी 200 लगी। द कलेक्शन ऑफ द डेटा, मेजरमेंट, स्केलिंग, इस पर सीधे स्लाइड पर आते हैं। ये 4 तरह का स्केल और हमारा दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स। नॉमिनल, आपने लोगों को नाम दे दिए, जेंडर जैसे कि मेल और फीमेल, नॉमिनल डेटा। राइट? बियानी को बिलोंग करने वाले, बियानी कॉलेज को नहीं बिलोंग करने वाले, इससे फॉर एग्जांपल अगर मैं सारे फैकल्टीज को ले रहा हूँ, राइट, बहुत सारे, सो मेनी सो फोर्थ। जैसे रिलीजन का डेटा लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर, राइट? तो ये नॉमिनल है सारा डेटा। जैसे कि अभी इस केस में देखें एग्जांपल है कि यहाँ पर एक रेस हो रही थी और इस रेस में जो विनर्स हैं, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मैं नंबर असाइन कर दिया, जैसे नॉमिनल नंबर दे दिया। उस नंबर का मतलब 7 8 से बड़ा नहीं है और 3 8 से छोटा नहीं है, पर कोई नंबर मिला हुआ है। देन ऑर्डिनल, रैंक ऑर्डर ऑफ द विनर्स, पहली पोजीशन पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया, फोर्थ पे कौन आया, तो देयर इज ए ऑर्डर। सो दिस इज द ऑर्डिनल, नंबर ही है ना,
कि भाई 7th नंबर जो रनर था वो 3rd पोजीशन पे आया यहाँ से। So it is again the ordinal data. Then interval estimation, interval scale, performance rating on the 0 to 10 scale. आपने 0 to 10 scale को परफॉर्म कर दी, परफॉर्मेंस बता दी उसकी कितना परफॉर्म किया उसने, और 0 मतलब 0, राइट? इस तरह से मतलब 0 एक अपने आप में क्या होगा, एक क्वालिफायर होगा, एक नाम होगा केवल, उसका मतलब ये नहीं कि वो 0 है, उसने कुछ किया ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? 0 एक नाम होगा, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर की एब्सेंस नहीं है 0 डिग्री। 0 डिग्री इज मच हॉटर देन दी -15, इट्स अ नेम ओनली। बट ये इंटरवल यानी ऐसा स्केल जिसमें 0 फिक्स ना हो, 0 इज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू। समझ रहे हो? एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज एक टेम्परेचर है 30 डिग्री, दूसरा टेम्परेचर 60 डिग्री, तो आप बोलोगे 60 डिग्री इज हैविंग डबल टाइम ट्वाइस हॉट इन कंपैरिजन टू 30 डिग्री, या ये कहोगे आप? ये कह ही नहीं सकते आप। तो ये ऐसा कोई रेशनल रिलेशनशिप इसके बीच में है ही नहीं इस स्केल में। हम रोज मेजर करते हैं थर्मोमीटर से दुनिया भर की चीजें। 101 और 105 में 4 डिग्री का अंतर है, लेकिन 105 में आईसीयू के अंदर एडमिट होना पड़ता है चीजें। समझ रहे हैं? गेट योर पॉइंट? सो देन रेशियो यानी कितने टाइम में आपने फिनिश किया। यहाँ पर 0 का मतलब है आप 0 में फिनिश किया, यानी आप उड़ के पहुंच गए सीधे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये हमेशा आप गलती करते हैं जब हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ये कॉमन एरर का एक सिंपल सा पार्ट है। दिस स्केल ऑफ द डेटा एनालिसिस अगेन प्री प्रोसेसिंग एंड डिकोडिंग जो हम पहले करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, इन्फरेंशियल निकालते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस को यूज करते हैं। ओके, ये बेसिक सभी जानते हैं, कोई खास बात नहीं। देन हम क्या करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं यूजिंग दी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू बी इंटरप्रेट दी डेटा, राइट? फिर हम रिपोर्ट करते हैं अपने रिजल्ट्स को थीसिस के फॉर्म में, या रिसर्च पेपर्स के फॉर्म में, या टेक्निकल रिपोर्ट्स के फॉर्म में, या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, राइट? ये रिपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी रिपोर्ट जो भी पेपर की फॉर्म में हो सकती है, तो पेपर का भी एक तरह का ये फॉर्मेट हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट, सबसे टाइटल पेज होगा, टाइटल होगा, पेज की जगह एक लाइन होती है इसमें पेपर में, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका, फिर बॉडी होती है, फिर इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन एक्सेट्रा, देन रेफरेंसेस होते हैं, देन टेबल्स एंड पिक्चर्स होती है, देन एक्स्ट्रा यानी इसमें एनेक्सर्स भी होती है, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कंटेंट है, इंडेक्स है, अपेंडिक्स है, वगैरह। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एक एग्जांपल रिपोर्ट टाइटल्स का, आप टाइटल कैसे रखते हैं। टिम्बरलेक एक्सपेरिमेंट, ये एक हाइपोथेटिकल है, ऐसे ही एन एक्सपेरिमेंट इनटू हाउ म्यूजिक इफेक्ट्स रिकॉल एक्यूरेसी, ये टॉपिक था। जस्टिन टिम्बरलेक को सब जानते होंगे, एमिनेंट सिंगर है, आई थिंक यूरोपियन है या अमेरिकन, आई डोंट नो, मतलब मैं कम सुनता हूँ। सो दूसरा एक तरीका हो सकता है, डज म्यूजिक एड लर्निंग, अ स्टडी इनटू द इफेक्ट्स ऑफ द म्यूजिक ऑन लर्निंग एंड द रिकॉल। ऊपर वाली बात को दूसरे तरीके से कहा। So then Justin Timberlake is a hindrance to learning, the negative effect of music on word and body। यानी वही रिकॉल के लिए हमने 3 चीजें दिया। अब देखिए यहाँ आईवी और डीवी, यानी आईवी का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डीवी का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। आईवी एंड डीवी आर implicitly clear with each of these titles. The first title is the most conventional form of the title writing, most simple one, जिससे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, बस ये लोग देख रहे हैं कि म्यूजिक इफेक्ट कैसे करते हैं। सेकंड वाला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, थर्ड वाला नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आपने अपना बायस उसमें डालना है। तो रिपोर्ट या आप जब भी कोई अपना पेपर लिखें, पेपर लिखने से पहले आप टाइटल पे बहुत मेटिकुलसली काम करें। देन ये आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखोगे आप? एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ ऑल होल पेपर, बेसिक समरी, as minimum possible as the words should be used as minimum as possible. Use the abstract. लिखा है इसमें उन्होंने, यूजुअल एक प्रैक्टिस है कि एब्स्ट्रैक्ट शुड बी नो मोर देन 150 वर्ड्स, दैट मींस 10 लाइन्स। ओके, बहुत सारे जब आप जर्नल्स में पब्लिश करते हो इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो वहाँ पर उनकी गाइडलाइंस होती है, इसमें लिखा होता है कि आपके अगर 150 से ज़्यादा वर्ड्स हैं या 200 से ज़्यादा वर्ड में जो भी उन्होंने लिमिट दे रखी है, वो उनका सिस्टम है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, आपका अपलोड ही नहीं होगा पेपर।
right? So basically, what should an abstract contain? What? That is the crux of your paper. Title, objective, क्या किया आपने, कैसे किया आपने, और क्या मिला. Including some keywords. बस some keywords. Keywords के लिए अलग से वो मांगने लगे हैं आजकल. Keywords अलग से मांगने लगे हैं. ये कुछ कंटेंट्स हैं. ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वही 3-4 चीजें. तो बस हिंदी में भी आप याद रखते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, अब क्या किया आपने, और क्या मिला. That's it. बिल्कुल इसी फॉर्म में आप लिख दीजिए जितना आप प्रिसाइजली लिख. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. काफी डिटेल है लेकिन हमें शायद जरूरत नहीं है सबने लिखे. वेबसाइट को सभी लिखते रहते हैं. एम ऑफ स्टडीज में मेंशन्ड है, डिजाइन में मेंशन्ड है, पार्टिसिपेंट डिटेल्स में मेंशन्ड है, की रिजल्ट्स मेंशन्ड है और नेचर ऑफ डिस्कशन मेंशन्ड है. ये छोटा सा एक पैराग्राफ जिसमें सब कुछ अवेलेबल है. राइट. एक बेसिक एकदम क्रक्स, आपको बिल्कुल क्रक्स. बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट के बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपका पेपर पब्लिश करेंगे या नहीं करेंगे. बहुत सारे जर्नल्स, स्पेशली यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस, बहुत बड़ा ग्रुप है यूरोपियन जर्नल्स का. उसमें सोशल साइंस के लिए अलग है, कॉमर्स के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है. बहुत एमिनेंट जर्नल्स. फिर आप अपने रिजल्ट्स को कैसे शो करते हैं? यूजुअली आप क्या करते हैं, टेबल भी देते हैं और उसमें ग्राफ भी देते हैं. ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है. पेपर में तो बिल्कुल नहीं चलने वाली है. थीसिस में तो चल जाती है कि वहाँ पर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती, नंबर ऑफ साइज की कोई लिमिटेशन नहीं होती है. बट रिसर्च पेपर में या तो आप टेबल देंगे या फिर आप ग्राफ देंगे. आजकल ग्राफिक्स इतने इम्प्रूव हो गए. अगर आप आर की ग्राफिक्स अगर देखेंगे ना, कोई ग्राफिक्स के सामने है ही नहीं कुछ भी. वो क्या करता है, आर की ग्राफिक्स में टेबल को भी इस्तेमाल कर लेता है. ग्राफ टेबल क्यों बना देगा आपके नीचे ग्राफ. ब्यूटीफुल. हालांकि अब एक्सेल में कुछ बनने लगे हैं, कुछ बार ग्राफ इस तरह के ऑप्शंस आ गए नए वाले एक्सेल में, नए वर्जन में, जिसमें टेबल्स को आप साथ में बना सकते हैं. Yes. So we should not use graphs in our research paper. Like ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपको मेरा जो मतलब मैं देखता हूँ यूजुअली पेपर्स, साइंटिफिक जर्नल्स यूजुअली टेबल्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते. उनको लगता है कि ग्राफिकली आप बताओ क्या है, सो दैट इट वुड बी इजीली अप्रोचेबल. So I am from management field. So आपको ग्राफिक्स ही यूज करना चाहिए. जी सर. आपको कभी टेबल्स यूज करनी नहीं चाहिए. बिकॉज रीजन है उसका, ग्राफिक्स हमेशा क्या करता है, आपके ऑडियो विजुअल इफेक्ट है. ऑडियो हटा दो तो विजुअल हो गया, तो विजुअल इफेक्ट है. मतलब एक उसमें उस बेंचमार्क मार्क में जाता है कि भाई आपका माइंड इसको इजीली ग्रैब करता है. पिक्चर हमेशा, अब से मैंने जो रिसर्च डिजाइन का एक बनाया फ्लो, भले आपको उसके ईच एंड एलिमेंट याद ना हो, लेकिन आप उसका एक दिमाग में एक प्रोटोटाइप आपके दिमाग में होगा. तो विजुअलाइज आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा होता है. वो विजुअलाइजेशन नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप डेटा लेबल कर दीजिए. डेटा लेबल जब आप कर देते हो ना, तो ग्राफ में जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब डेटा लेबल्ड हो जाते हैं, तो डेटा भी चला जाता है. सो दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इशू. लेकिन यहाँ आपको उसमें एक और चीज़ भी है कि आप क्या करते हो, इन्वेरिएबली यूज करते हो. जैसे पाई चार्ट जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ पे पाई चार्ट लगा दिया विद एप्रोप्रिएट फैशन. अगेन दिस इज एज फॉल्टी एज द टेस्ट. आपने टेस्ट फॉल्टी लगा दिया, वैसे आपने ग्राफिक्स में फॉल्टी लगा दिया. जहाँ आपको बार चार्ट से दिखाना था वहाँ हमने पाई डायग्राम बना दिया, पाई डायग्राम की जगह आपने बार चार्ट बना दिया, लाइन चार्ट बना दिया, आपने ट्रेंड दिखा दिया. आपने कुछ भी आप कंपैरिजन इस तरह से कर रहे हो. जैसे कि एग्जांपल, बहुत ही क्रूड एग्जांपल लेता हूँ. मैं 1951 से लेके राजस्थान की पॉलिसी देखता हूँ, जैसे बजट एलोकेशन फॉर द इरिगेशन, और 1951 में 1 रुपये की वैल्यू कितनी थी पता है आपको? 1 रुपये में मतलब 6-7 डॉलर, मतलब 6-7 रुपये का 1 डॉलर होता था हार्डली. आज 62 रुपीज़ 1 डॉलर है. तो उस समय मान लो 1 लाख रुपये गवर्नमेंट ने अलॉट किए बजट के लिए, और आज कर रहे हैं 50 करोड़ रुपये. तो आप तो कहोगे सर 50 करोड़ ज़्यादा है. हाउ? आप ट्रेंड लाइन दिखा देते हो, बड़े साहब इंक्रीजिंग ट्रेंड है हमारे यहाँ पे. कहाँ का इंक्रीजिंग ट्रेंड है? यूजुअली ऑल द गवर्नमेंट्स आर डूइंग दिस. उठा के देखो सर रिपोर्ट्स, इंक्रीजिंग ट्रेंड, क्योंकि उनको वोट्स लेने ना, पॉलिटिकल इशू. स्टैटिस्टिकल इट इज रॉन्ग. आप मैंने भी एक एनालिसिस किया था अभी फेमिन बजट के लिए, मैं अभी कर रहा था एनालिसिस. तो मेरे पास डेटा लेके आया था, मैंने कहा कि नहीं मैं तो डॉलर से डॉलर में लूँगा इसको. मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, पूरा डेटा देखा तो पता चला कि डिक्लाइन. अब बोलो
पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी आप, ठीक है, आई एम नोबडी, सो दे विल नॉट लिसन मी, बट द इशू इज दैट व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट। ओके, तो ग्राफिक्स बहुत सेंसिटिव इशू है, वो यूज करने चाहिए, वही यूज करने चाहिए, साइज भी कम होती है, प्लस आपकी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है रिसर्च में। ये रिसर्च सेक्शन में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखिए, जैसे ह्यूलेट पैकार्ड की सेल को हमने करने की कोशिश की थोड़ा सा पाई चार्ट पे, ये बहुत ही क्लियर, मतलब आप ये बताइए यहाँ पर टेबल देने की जरूरत थी, आप इसको टेबल से रिप्लेस करिए, टेबल विल ऑलवेज यू कंफ्यूज्ड, अरे यार कितना परसेंट होगा, क्या होगा, आप फिगर देख रहे हैं, फिगर को मेस्मराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आप आइडिया रखेंगे सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग सिस्टम्स को रख सकता है, से फॉर एग्जांपल 42%, ऑलमोस्ट इक्वल टू इमेजिंग एंड प्रिंटिंग सिस्टम्स, देन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या अदर 15% होता है। आप बोर्ड रूम के अंदर जब आप देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में सारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के थ्रू होता है, तो कॉमर्स की बात नहीं है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्पेशली जो हायर मैनेजमेंट के लोग हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सब ग्राफिक्स यूज करते हैं। ये लाइन चार्ट है, अभी लाइन चार्ट देखिए, 1996 में मतलब टोटल सेल्स को बता रहा है, सिंस इट इज इन द $1 billion। ओके, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि डॉलर तो क्या है कि एब्सोल्यूट मनी है, रेफरेंस मनी है, करेंसी है, सॉरी, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इसको भी आप जज कर सकते हो यूजिंग दी डॉलर गोल्ड प्राइस पूरे वर्ल्ड में 2 बार तय होती है, दिन में 2 बार, एक बार तो 12 बजे और एक बार दिन में 3 बजे, पता होगा शायद आपको, अप्रोक्सीमेटली इसी टाइम के आसपास इंग्लैंड में कोई लंदन नहीं, ठीक है, वही प्राइस को सारे ज्वेलर्स यूज करते हैं, ज्वेलर्स और ये गवर्नमेंट यूज करते हैं, गवर्नमेंट उसका एवरेज यूज करती है, तो पूरे दिन का एवरेज, दोनों टाइम जो प्राइस है उसका एवरेज यूज करती है, तो आप अपने डॉलर को डीस्टैंडर्डाइज कर सकते हैं यूजिंग दी गोल्ड प्राइस। अगर कोई इकोनॉमिक्स में या इधर की तरफ कोई फिनेंस में कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइस। ये देखिए पिक्टोग्राफ है, अब यहाँ आपने $2000 को इस तरह से दिखा दिया, राइट, $10 को कोई एक साइन, वन साइन इज $10, तो आधे अधूरे जो है वो उसके हिसाब से दिख रहे हैं, आधा $1। ये सब पुराने ऑब्सोल्यूट तरीके हैं कुछ, लेकिन मैंने रखे जानबूझ के चीज से कि आपको पता चले कि हाँ ऐसा कुछ। हिस्टोग्राम, अब एक सवाल और, हिस्टोग्राम कंटीन्यूअस क्यों नहीं है, चिपकी हुई क्यों नहीं है? क्योंकि डेटा डिस्क्रीट है, कंटीन्यूअस नहीं है, डेटा का टाइप भी है ना, 1996, 1997 बीच में कुछ नहीं, यानी आपने फिक्स कर लिया कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर कर रहे हो। ओके, ये एपीए फॉर्मेटेड टेबल है, थोड़ा आई एम सॉरी मैं ये बनाते समय इसका जो एक क्या एक पिक्चर है जिसको मैं चेंज नहीं कर पाया, एडिट नहीं कर पाया, ये येलो में लिखी हुई थी, थोड़ी सी कोशिश तो की थी लेकिन अपना सेव ही नहीं हुआ उतना, तो ये स्टाइल लिखने का कि इसमें ईयर ऐसे लिखते, मतलब आप देखो बाउंड्रीज और जो आप उसमें डाल देते हो, एपीए स्टाइल में बाउंड्रीज लाउड नहीं है, बीच में बहुत सारी बाउंड्रीज लाउड है, तो उसको जो अपन ग्रिड्स में डाल देते हैं ना, ग्रिड्स एपीए स्टाइल में लाउड। तो ये बेसिक टेम्पलेट है जस्ट लिखने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना फॉर्मेट यूजुअली आप जब भी किसी जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेजेंगे तो उससे पहले उनकी गाइडलाइंस होती है, उसमें वो फॉर्मेट लिखते हैं कि किस फॉर्मेट में जाना है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आप उस फॉर्मेट को उठाओ सीधे गूगल पर डालो, वहाँ से कॉपी करो उसको, उस लाइन को सीधे गूगल पर डाल दो, आप बिल्कुल गूगल परफेक्ट गाइडलाइंस की शीट आपको बोल के देगा, उसको डाउनलोड कर लो अपने पास और उसके अकॉर्डिंगली उसको बना दो, कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पूछने में हमेशा गड़बड़ी होती है, आधे अधूरा ज्ञान आपको मिलेगा। मुझे हो सकता है कि 4 चीजें बताऊं, मैंने आपको 4 ही चीजें बताई, मुझे बाकी चीजें नहीं पता, मैं नहीं बता पाया, इसलिए हमेशा गूगल से लो, क्योंकि वो गूगल पे डाल के रखते हैं इसको, क्योंकि भैया एपीए फॉर्मेट क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है इसका नाम, उन लोगों ने डिजाइन किया हुआ। ये रेफरेंसेज हैं, आप जर्नल्स में आर्टिकल्स में रेफरेंसेज देते हैं, वो इस तरह से देते हैं जैसे कि एपीए फॉर्मेट, कि आप पहले उसमें सब नेम लिखेंगे,
फिर उसका कॉमा लगाएंगे, फिर आप उसका कैपिटल नेम जो उसके फर्स्ट नेम का कैपिटल लेटर लिखेंगे, फिर आप डॉट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में ईयर ऑफ द पब्लिकेशन लिखेंगे, देन आप डॉट लगाएंगे, फिर आप उसके बाद अपना टॉपिक नेम लिखेंगे, फिर जिस जर्नल में आप पब्लिश करें उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, वो भी स्मॉल में, नॉट इन दी कैपिटल्स, देन उसका नंबर लिखेंगे और उसका रेफरेंस लिखेंगे। बुक में हमेशा वही होगा, वही सरनेम पहले, फर्स्ट नेम बाद में, और ये भी उस बुक पे लिखे हुए ऑर्डर के हिसाब से होगा। ये नहीं कि आपको कोई ऑथर अच्छा पसंद है उसको पहले ले लिया आपने, नो, जिस ऑर्डर में उस बुक में मेंशन है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। और वेब पेज और नो ऑथर नो डेट, वेब पेज पे आपको ऑथर की डेट की और किसी ऑथर की जरूरत नहीं होती, आप वेब पेज डायरेक्टली इसमें दे सकते हैं कहाँ से उठाया आप। और वेब पेजेस आर परमिसिबल रेफरेंसेस नाउअडेज, राइट। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कौन से वेब पेज को ऑथेंटिक मानोगे अपने रेफरेंस के बाद? बहुत सारे फर्जी भी होते हैं वहाँ पर। विकिपीडिया इज मोस्ट डेंजरस इशू। नेवर कोट इट इन योर रिसर्च, इट इज नॉट अलाउड, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अगर आपने विकिपीडिया लिखा है इसका मतलब आपकी थर्ड रेट काम किया है आपने, ये वो ये मानते हैं, सॉरी टू से, उनका बिल्कुल स्टैंडर्ड है, वो बोल देंगे, लिख के भेज देंगे आपको, उसी से आपको पता चलेगा। अगर नहीं किया ना आपको ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आपका जिस जगह में आपने भेजा उसकी कोई रेटिंग ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा विकिपीडिया के नीचे सबसे लास्ट पेज, उस पेज के सबसे लास्ट में लिखा होता है कि यू कैन अमेंड इट, अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकते हो आप। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। इट्स अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसका जैसे प्रेजेंटेशन देने में आया हूँ अभी, तो रास्ते में मैंने कार में बैठे बैठे देख लिया कैब के अंदर कि अच्छा मुझे कुछ और लेना था, कि हाँ चलो विकिपीडिया से फटाफट निकाल लाइक इट्स ईजी टू लर्न। मैं नहीं कह रहा उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें नहीं यूज़ करनी, सिर्फ बेसिक्स के लिए यूज़ करनी है, और सर्च पर सर्च के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस एक्सटेंशन को सबसे ज़्यादा फॉलो करना है। ORG सबसे ज़्यादा EDU ये यूजुअली अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ को दिया हुआ एक्सटेंशन है, EDU एजुकेशन से, EDU, राइट। दूसरा है ORG .com, जिसमें लगा हुआ C1, तो उसको आप लीस्ट अपनी प्रेफरेंस देंगे, समझिए। ये पता करने का तरीका है, जज करने का तरीका है कि मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन उठा रहा हूँ। तो वो इंफॉर्मेशन यूजुअली EDU आप देखोगे तो उसमें फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, तो आप उसको देखेंगे तो उसकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल इसी तरह से होगी। बर्कले में तो बर्कले वाली अलग होगी, यहाँ तक कि उनके डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ROI के कंपनी। फिर ये रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक एक तरीका कि आप कैसे लिखोगे, मेजर सेक्शंस को एक साथ लिखोगे, फिर आप उसके बाद पैराग्राफिंग करोगे, पैराफ्रेजिंग करोगे, जो भी आपको करना है यूजर प्रैक्टिस सभी जानते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सक्सेसफुल रिपोर्ट राइटिंग आइडिया आया, मैंने इसलिए इसमें एक वर्ड जैसा रखा है कि आइडिया आया, क्लिक किया, वो ब्लिंक करता है आइडिया को जस्ट एक, और उसकी रोशनी पूरे आपकी लाइफ को रोशन कर देती है एकदम। आइडिया, बहुत सारी चीज़ें आइडियाज। अभी रिसेंटली ऑरेकल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनसे मेरा मुलाकात हुई थी जयपुर में, वो आए थे यहाँ, तो मैंने उनको बहुत दिन से कॉन्टैक्ट कर रखा था कि भाई जब आप जयपुर आए तो आप मुझसे मिलें, तो हम लोग अभी मिले थे लास्ट 2 days बैक। तो ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आइडिया, बाकायदा आइडिया के लिए डिपार्टमेंट बनाया उन्होंने। और ऑरेकल में वो कह रहे थे कि इतनी फ्रीडम है काम करने की, अगर वो मीटिंग ले रहा हूँ मैं एज ए डायरेक्टर, ही इज द डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर वाले नहीं, मतलब सैलरी होगी 2.5 से 3 करोड़ रुपए साल में, जो भी होगा जितना होगा जो भी कुछ होगा। तो वो ये कह रहे थे कि जब हम मीटिंग ले रहे होते हैं, किसी एम्प्लॉय को लगता है कि ये मीटिंग मेरी वर्थफुल नहीं है, या मुझे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो वो उठ चला जाता है, तो पूछते रहिए क्यों जा रहा हो, कितनी फ्रीडम है काम करने। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग सो मेनी आइडियाज। 270 सॉफ्टवेयर वो इंडिया में बेच रहे हैं, $multi-billion कंपनी। और लोग सब जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है गूगल का भी यही है। आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपको लगा कि मुझे वेब खेलना है, तो ओके आप रैकेट उठाएं, आप शॉर्ट्स में आप जो आप जैसे आपकी जो मर्जी है वो ड्रेस आप वहाँ पे जा रहे हैं, कोई फॉर्मल क्वेश्चन उठाया आपने, काम को वहीं रोका और जाके अपना काम 2 सेट खेल के आएंगे या सोएंगे बीच में। तो उनको फिक्स कर रहा है कि आपको 6 घंटे या 7 घंटे लॉग इन आपका रहना चाहिए बस। तो आप अभी भी कर सकते हो, रात को 12 बजे आपकी नींद खुली, आपको लगाया 2 घंटे ऑफिस करके आप काम करो, गए लॉग इन किया, 2 घंटे काम किया और वापस आ गए।
उस पूरे 24 आवर्स की 00 से अगले 00 की साइकिल में 24 घंटे में 6 घंटे का लॉगिन होना चाहिए पैसा। आपको लगता नहीं है मुझे ऑफिस नहीं आना, घर से ही करना है, आपने घर पे लॉगिन करना, घर पे काम करना। दैट्स व्हाई दे आर मल्टीपल बिकॉज़ यू आर ट्रेनिंग देम, यू आर हैविंग ट्रस्ट ऑन देम। ट्रस्ट का रिस्पांसिबिलिटी है, रिस्पांसिबिलिटी तो आप पर भी है। अब आप उनको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो तो रिस्पांसिबिलिटी कैसे लेगा वो? ये पॉइंट यहाँ से हमेशा ये होता है कि लोग हमारे इंडिया में होता है बी रिस्पांसिबल देन पीपल ट्रस्ट यू। ये उल्टा प्रोसेस है। सबसे पहले आप ट्रस्ट रखिए, वो रिस्पांसिबल अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा तो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। आप उठा के बाहर कर दो। आपने ट्रस्ट किया, आपने उसको फैसिलिटी दी, 1 महीने तक उसने सोया ही सोया, कुछ भी किया या बैडमिंटन ही खेली, तो ऑब्वियसली आप उसको बाहर कर दो, खत्म कर दो। व्हाट इज द इशू दैट? यूजुअली सारे इंस्टीट्यूशन में खूब सारे इंस्टीट्यूशन घूमता रहता हूँ, सब जगह वही इशू है। हम नहीं कहते एम्प्लॉइज कहते हैं एम्प्लॉयर में सैलरी, ये क्लैश है यूनिवर्सल। क्यों है भाई? मेरे ऑफिस में इंटर्न्स काम करने के लिए आते हैं, या मैं जिन लोगों को प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट देता हूँ, काम करने के लिए बुलाता हूँ, उनको पूरी फ्रीडम देता हूँ। ये 24 घंटे हैं, या उनको डेडलाइन देता हूँ कि डेडलाइन तक आपको काम करना है, बस फिनिश। डेडलाइन पर आ गया, अब ये भी फिनिश हो गया। मतलब ये मुझे कह रहा है कि आप चुप हो जाओ। Obviously, 2 स्लाइड के बाद खत्म भी हो गया। अगेन एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेश्चन, बिकॉज आपके क्वेश्चन हमें इम्प्रूव करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी, नॉट नेसेसरी विद दिस प्रेजेंटेशन, नॉट नेसेसरी विद माय फील्ड आल्सो। अगर आपको लगता है कि दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड एट दिस प्लेटफॉर्म, यू शुड आस्क, नेवर स्टॉप योर। और एक और बात, अपने स्टूडेंट्स से भी पूछना शुरू कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स और आप में केवल एक ही डिफरेंस है कि आपने 4 किताबें ज़्यादा पढ़ी है। एक बार वो अपन गुरु होता है। जिस दिन आप ये थॉट प्रोसेस लेके जाएंगे, आपको डेफिनेटली, मैं भी पढ़ाता हूँ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, लेकिन ऐसी कोई क्लास मैंने पिछले 18 साल में नहीं देखी जहाँ से मैं कुछ सीख के ना निकला हूँ। जिसके लिए मुझे मैनेजमेंट ने कहा था कि वो दफर क्लास है सर, आप उसमें फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाओ। उसके बावजूद घटिया से घटिया इंस्टीट्यूट और घटिया से घटिया क्लास में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीख के नहीं। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। यस, advantage of fundamental research is always proven, always. Fundamental research आपकी लाइफ को ईज करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना उनको जनरेट करती है। इसलिए फंडामेंटल रिसर्च हमेशा पूरे वर्ल्ड में मोस्ट रेस्पेक्टेड है। एक बात, सबसे ज़्यादा पैसा भी वही है रिसर्च में। आप चाहे जापान चले जाएं, चाहे आप यूएस चले जाएं, चाहे आप यूके चले जाएं, सबसे ज़्यादा जापान रिस्पेक्ट करता है फंडामेंटल रिसर्च को पूरे वर्ल्ड में। जापानीज यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम 2.2 लाख रुपीज़ पर मंथ तक आपको स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाते हैं फंडामेंटल रिसर्च। एक बहुत एडवांटेज है इसका। आप बायोटेक में, बायोटेक तो मतलब एक हब है फंडामेंटल रिसर्च का। इतना काम करा जा सकता है बायोटेक पे। एग्जाम्पल, एक बंदा है जो जापान में रहकर काम कर रहा है, वो कस्टमाइज मेडिसिन पे काम कर रहा है। वो कह रहा है कि कोई भी मेरे पास पेशेंट आता है, बस मुझे उसका एक टेस्ट कराऊंगा, एक किट बनाइए। उसने भी एक किट बनाई है लिटरली, तभी उसमें हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया था जब मैं काम कर रहा था। वो बंदा, उसने किट बनाई है, डिजाइन की, उसकी पीएमसी ने किट डिजाइन की, और वो कर रहा है मेडिसिन पे। तो वो किट जो है उससे हम टेस्ट कर लेते हैं कि भाई इसको फ्यूचर में 2 साल 3 साल में कोई कैंसर या कोई दूसरी तरह की फेटल डिजीज होने की संभावना है क्या। अगर है तो उसको ऐसी कस्टमाइज मेडिसिन जिसको हमने चिप के तौर पे यहाँ पे डाल दिया, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया या प्लेस कर दिया चिप के तौर पे, नाम इससे यानी वो जो कारण अगले 3 साल में प्रेडिक्ट होंगे उन कारणों को खत्म कर देती है। और वो जापान से हमारे पास, मेरे पास इवेंचुअली आया था, पता नहीं कैसे ढूंढता पूरे इंडिया में घूमा वो। ऐसा ही कोलकाता गया पहले, वहाँ लोगों ने उसको एंटरटेन नहीं किया या उसके डेटा को एनालाइज करे, और वो ऐसे ही घूमते घूमते उनको नेट के थ्रू मेरे प्रोफेसर के पास चला गया, उन्होंने बता दिया कि उसके पास चले जाओ, वो कर देगा शायद। तो मेरे पास आया, तो मैंने उसका डेटा देखा, इससे ह्यूज डेटा, हाईली प्रोफेशनल डेटा, वेरी सिग्निफिकेंट वर्क, और आई डिडंट चार्ज फॉर दैट। मतलब वो मेरा एक था कि बहुत अच्छा काम होना चाहिए, हमने किया और वो उसने पब्लिश किया। फंडामेंटल रिसर्च हमेशा एडवांटेजेस होती है, हमेशा you know most respected है, most you know मतलब इसमें कहते हैं most preferred है। जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रेफर करते हैं कि ऐसा हो। लेकिन अप्लाइड रिसर्च हाईलाइट से ज़्यादा होती है।
फंडामेंटल रिसर्च करने वाले थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं आ पाते आसानी से। अगर आपको लाइमलाइट चाहिए तो फिर बिल्कुल आपकी फील्ड मत छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है इसमें। पता है कि कल को आपको प्रोफेसर आपकी चीज़ को अपने नाम से पब्लिश करा दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली, बट डिपेंड्स सिचुएशन पे। सो डोंट लूज योर हार्ट इन दैट सिचुएशन, जस्ट डू योर ओन वर्क। और कॉन्फिडेंस रखो अपने डेटा में, ये भी ध्यान रखो। फंडामेंटल रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाईली कॉन्फिडेंस, इवन तो फैमिली में भी नहीं पता होना चाहिए अब क्या होता है। क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा हुआ, राइस की ब्रांड से जो हस्क है उससे उन्होंने, मेरे ब्रदर हैं वो IIT से एमटेक करके मैसाचुसेट्स MIT से कर रहे थे PhD, मेरे रियल कजिन ब्रदर, तो वो उन्होंने उस हस्क से एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया था रूफ के लिए, और वो IIT चोरी हो गया उनका और किसी और के नाम पब्लिश, और उस डिप्रेशन में वो 20 साल तक नहीं उभर पाए, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया था उस पर। तो वो उसको एग्जैक्टली दी जस्ट इक्वल टू द नोबेल प्राइज, ऐसा प्राइज मिला था उस बंदे को, उनके प्रोफेसर को, जिसके अंदर वो PhD कर रहे थे। ऐसे इसलिए फंडामेंटल रिसर्च में एक रिस्क है, बस आप बिल्कुल अपना आइडिया पे रखिए, बहुत ध्यान से धैर्य से काम करिए, धैर्य बहुत जरूरी है। एप्लाइड रिसर्च में आपको लाइमलाइट पहुंचेगी। और कोई क्वेश्चन? यस, वेरी गुड। मैं अपनी तरफ से, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर थिंग्स, बट आई एम मे बी एन स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली, जैसे उसी कंजेक्चर में थोड़ा जानता हूँ, ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ, ग्लास सीलिंग जो है उस पर अभी बहुत काम हो रहा है। ग्लास सीलिंग इंडिया में, ग्लास सीलिंग के लिए बहुत स्कोप है। अगर आप उस पर कोई पेपर अगर लिखते हैं तो डेफिनेटली पब्लिश होगा। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है जैसे कि हमारे जेंडर इक्वालिटी है ना, जेंडर इक्विटी है हमारे यहाँ। तो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि महिला भी, जैसे मान लो सपोज आप और आपका कोई कलीग मेल, दोनों ने IIM अहमदाबाद से ही MBA किया, वहीं से PhD की, दोनों सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर पोस्ट पे अप्लाई हो गए, मतलब पोस्ट हो गए, लेकिन आपको प्रमोशन उतनी स्पीड नहीं होगा जितना कि उस बंदे का होगा। दैट्स द क्लास सीलिंग। वो आपको मैम बोलेंगे, बदतमीजी से बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम देंगे जिससे कि आपका परफॉर्मेंस कम हो, और जैसे कि हम ये शो करके नहीं यार तो अच्छा नहीं करती है, इसलिए हम स्कोप नहीं रखते। यूजुअली आप देखो ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से CEO मेल है, फीमेल बहुत कम, जो फीमेल है उनकी अखबार में छप जाती है खबर 1 मिनट में। इंदिरा नूई और अदर पर्सन जिनको बड़े उससे लेते हैं हम गर्व से के साथ। देखो हमारी, मैं कहता हूँ शेम ऑन यू, 50% हो आप, और आप 4 लोगों के लिए खुश हो रहे हो, खुशी मना रहे हो, उसी को अपना प्राइड मान के बैठे चुपचाप। आई एम सॉरी, मतलब मैं थोड़ा सा एक अपार्ट फ्रॉम दी अदर सब्जेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। तो आप ग्लास सीलिंग पे काम करिए। एक HR पर इस समय बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, HR का भी जो एडजस्टमेंट है विद न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे अभी मैं नियामन के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए वो चीज़, मैं एडमिशन प्रोसेस को देख रहा था, मैंने कहा ये तो इसमें तो बहुत गुंजाइश है कि इसको IT के अभी से इतने सारे जो मैनेजमेंट है उसको आप हटा सकते हो ना, बहुत आसानी से, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा 5-7 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर, मुश्किल से 5 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर। कोई IT का स्टूडेंट है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज वो बना देगा आपको यहाँ पे एक्सेल बेस, कुछ है ही नहीं, उसके लिए इतना यूजफुल ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है। हम यहाँ की हरी जगह पे, अभी JVR गया था 4-5 दिन पहले, वहाँ भी ऐसे देखा, थोड़े दिन पहले VGU गया था, उसमें मैंने यही देखा। RU तो चलता ही, RU तो मैंने बनवा लिया गया, हालांकि वहाँ पर तो क्या पैसा सरकारी है ना। सर एक हडूप और बिग डेटा पे जो ये जो मतलब फील्ड है, इसके अंदर कोई रिसर्च की जा सकती है कि क्या क्या टॉपिक्स है? मैंने देखे काफ़ी उस पर नेट पे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं मिल पा। आपका फील्ड क्या है? सर IT है ना। You should do with the how to handle the big data on the using R और Hadoop। तो कंपेयर ही कर लो। एक अभी तक तो हो क्या रहा है ना, कंपेयर कोई नहीं कर रहा है। मैं अभी आपसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दे दिया, सब बेटर है, ऐसा मैंने कैसे दे दिया? Just test it, write a good paper on it. I can help you. अगर आप देखते हो तो मैं आपके साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह का पूरा हिसाब किताब है, क्योंकि मेरा फील्ड भी है ना बिग डेटा। क्योंकि रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर DST ने करवाई थी बिग डेटा पे एक वर्कशॉप, तब मैं वहाँ गया था, इनवाइटेड गेस्ट, तो तब भी मैंने ये बात की थी। और इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैनेजमेंट में तो बहुत स्कोप है अभी,
कांटेक्ट है, अगर आप चाहें कभी भी आपको लगे कि एक प्रॉब्लम में सिचुएशन में है आपके, आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्रॉब्लम अदरवाइज यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट मी, मैं को फोन कर दो आप इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं। थैंक यू बोलने से पहले होमवर्क देना चाहूंगा। टीचर है ना, बेसिकली आदत नहीं जाती ना होमवर्क देने की, होमवर्क चेक करने की। प्रेजेंटेशन अभी दिया ही था आपको कि आप 5 से 10 आइडियाज अपने पास रखेंगे करके, लेकिन मैं चाहूँगा ये भी कि आप अगले वीक तक एटलीस्ट एक कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो, इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अपने पसंद का काम कीजिए, कोई भी एक अच्छा टॉपिक आपको जो लगता है उससे रिलेटेड एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर्स आप पढ़ेंगे, राइट, और उस पर एक रिव्यू लिखेंगे। कोई टाइप नहीं, टाइपिंग वाइपिंग में बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस मोड में काम करेंगे। पेंसिल, पेन, रफ पेपर, चिंजीज, कुछ भी, व्हाटएवर, कोई किसी तरह की फ्रेमिंग नहीं है हमारी।